नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट क्या होता है और किस प्रकार ये टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब टेस्ट क्यों किया जाता है, किस कारण से इस टेस्ट करने की आवश्यकता हुई। आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस है वो धीरे धीरे नियमित पैटर्न के आधार पर धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है और शायद एक दो वीडियो और बनेंगे जिससे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक आपने यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो धीरे धीरे अपने नोट्स अपडेट शुरू कर दो, नोट्स बनाने शुरू कर दो। और जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, जो साथी अभी नए नए जुड़े हैं, वो पीछे शुरू से एक एक वीडियो का नोट्स बनाओ और एक एक वीडियो का नोट्स बनाते हुए आज अपने नोट्स अपडेट करो, जिससे कि आप लोगों में इतना इम्प्रूवमेंट होगा, आप लोगों को इतना मतलब कि मोटिवेशन मिलेगा कि आपके नियरेस्ट जो भी एग्जाम आएगी इलेक्ट्रिकल से संबंधित, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप एक एक वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। मैंने प्रत्येक सिलेबस को, ये एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे नियमित पैटर्न के आधार पर इस प्रकार से पढ़ाया है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से उस चैप्टर को समझ सके और सिलेबस को अध्ययन आसानी से कर सके, ताकि नियरेस्ट भविष्य में जो भी एग्जाम आए उसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट क्या होता है। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं आप लोगों को। इस लोड से पढ़ने से पहले, टेस्ट को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का चैप्टर देखा, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, संपूर्ण चैप्टर को पढ़ाया मैंने आराम से नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। यदि आप उसमें देखोगे कि ट्रांसफार्मर में फुल लोड टेस्ट और नो लोड टेस्ट कैसे किया था, क्यों किया था, किस प्रकार इसके संयोजन किए थे, और उसी के संयोजन के आधार पर आज 3 फेज इंडक्शन मोटर के लोड टेस्ट भी देखेंगे। अब आप लोग जानते हो कि ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट देखा आपने, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट देखा था, उसको यदि आप लोग देखा होगा तो आज आपको पढ़ने में बिल्कुल भी कतई जोर नहीं आएगा, आसानी से आप इतने मस्त तरीके से समझ जाओगे। इसलिए आपने उसको देखा, उसके नोट्स बनाए और उसको समझा, और आज उसी के प्रारूप के ऊपर आज लगभग सेम टू सेम डिटो मिलता जुलता है, मतलब सिमिलर है, सेम टू सेम वही है। इसलिए आज इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखना। अन्यथा आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो बहुत कुछ इसमें मुख्य बातें मिस कर सकते हो, जबकि आप आगे जाके किसी पेपर को देखोगे तो आपको बहुत बातें ऐसी आएंगी कि हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। इसलिए आपको प्रत्येक बातें मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। और क्योंकि दोस्तों, मैं जब यूट्यूब चैनल का खोल के देखता हूँ तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगता है कि आप कभी 8 मिनट में, कभी 10 मिनट में इतना देख के वीडियो को छोड़ देते हो। हाँ, कभी बहुत से लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, साथी हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अब उनमें क्या कमी रहेगी वो आप मेरे को बताओ सर कमेंट्स में। ये हमें कमी महसूस आई, ये समस्या हमारे सामने फेस हुई है, तो उसको आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट करके पढ़ाऊँ, कुछ सुधार करके पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों की मन की जिज्ञासा पूर्ण हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखो, तब जाके आपको कहीं समझ में आएगा। तो अब आपको दिखाता हूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट एंड फुल लोड टेस्ट कैसे किया जाता है और होता क्या है, ये बताऊंगा। अब फुल लोड टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था और नो लोड टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा था, वहां पे ओपन सर्किट का मतलब आप लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने नो लोड टेस्ट किया। ओपन सर्किट का मतलब नो लोड टेस्ट किया, क्यों किया, आप लोगों ने लोड हानि के मान को ज्ञात करने के लिए। तो सेम टू सेम बात वही है, यहाँ भी स्थिर हानि के मान को ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्ट करेंगे। अब वहां आप लोगों ने सर्किट डायग्राम देखा, किस वाइंडिंग को आप लोगों ने ओपन किया और किस वाइंडिंग को आप लोगों ने सप्लाई प्रदान की। तो यहाँ 2 वाइंडिंग तो है नहीं कि ये इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग को सप्लाई दी जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अपने पास सप्लाई प्रदान करने के लिए स्टेटर वाइंडिंग एक ही है, तो यहाँ एक ही वाइंडिंग पर नो लोड टेस्ट करेंगे और एक ही वाइंडिंग पर फुल लोड टेस्ट करेंगे। अब आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ किस प्रकार इसका संयोजन करेंगे और कैसे कैसे इसका लो हानि को मान ज्ञात करेंगे। अब देखो सर्किट डायग्राम में क्या आता है, सबसे पहले देखो आपको इधर से बना देता हूँ मैं। ये आप लोगों के 3 फेज होंगे, आप लोगों के कौन से, R, Y और B होंगे। अब देखो यहाँ एक ICTP लगाएंगे, ICTP मतलब मेन स्विच लगाएंगे,
जिससे कि आप आसानी से 3 फेज सप्लाई को ऑन ऑफ कर सको। ये ICTP लगा देता हूँ यहाँ पे, ये ICTP लगाई। ICTP का मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, ये होता है ICTP का मतलब। ये ICTP लगाई, और ICTP लगाने के बाद क्योंकि प्रोटेक्शन गन टेस्ट करना है, तो यहाँ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे कुछ बैकअप फ्यूज लगा देंगे। 3 बैकअप फ्यूज लगाएंगे, तीनों फेसों पर एक एक बैकअप फ्यूज लगा देंगे। स्टार्टर नहीं बनाएंगे। आप सोचोगे सर यहाँ ओवरलोड कॉइल क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो स्टार्टर में होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ सिर्फ ओनली टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बैकअप फ्यूज लगा दिया मैंने आपको। अभी आप बैकअप फ्यूज लगाने के बाद क्या संयोजित करेंगे आपको दिखाता हूँ। टेस्ट में आपको क्या चाहिए देखो। अब टेस्ट के अंदर क्या चाहिए आप लोगों को, एक आपको वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी, एक एम्पीयर नापने के लिए एम्पीयर मीटर की आवश्यकता होगी, और मोटर को सप्लाई प्रदान करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। ये आपको चाहिए। और उस हानि के मान को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट से क्या करेंगे, इस परीक्षण से अपन करेंगे स्थिर हानि का मान ज्ञात करने के लिए या लो हानि के मान को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ क्या चाहिए अपने को, वाट मीटर चाहिए। अब या तो 3 फेज का वाट मीटर चाहिए, यदि लोड बैलेंस होगा तो 1 वाट मीटर काफी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पॉलीफेज के चैप्टर में 3 फेज में पावर मापन देखा था। तो आप लोगों को बताया कि 2 संतुलित और असंतुलित भार के लिए कौन सी वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं, 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 2 वाट मीटर आपको संयोजित करके दिखा देता हूं मैं आपको। कितने करेंगे, 2 वाट मीटर। और 2 वाट मीटर के संयोजन आपको करने आ रहे होंगे। वाट मीटर में क्या होता है देखो दोस्तों, वाट मीटर में एक करंट कॉइल होती है, ठीक है, और एक प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल श्रेणी क्रम में संयोजित होती है और प्रेशर कॉइल पैरेलल में होती है। 2 वाट मीटर क्या होगा, यहाँ प्रेशर कॉइल ये दिखा देता हूँ आपको। देखो ये आपकी प्रेशर कॉइल दिखाई। प्रेशर कॉइल पतले तार की अधिक टर्नों की होती है, करंट कॉइल मोटे तार की कम टर्नों की होती है, ठीक है। और दोनों प्रेशर कॉइल का संयोजन तीसरे फेज से कर देंगे। ये तीसरे फेज से संयोजित कर दिया, किसके, दोनों प्रेशर कॉइल के संयोजन। ये हो गया आपके 2 वाट मीटर। अब 2 वाट मीटर में क्या करेंगे, ये आपकी सीसी होगी। ये क्या है, सीसी है करंट कॉइल, और ये पीसी है, ये प्रेशर कॉइल। ये सीसी है, ये पीसी है। सीसी आपको श्रेणी क्रम में नजर आती है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और पीसी समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये तो आप लोगों की दोनों लगा दी मैंने वाट मीटर। अब क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से मोटर को वोल्टेज प्रदान करेंगे। तो यहाँ 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ये मैं ऑटो ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए, 3 लगाएंगे तीनों फेसों पे, क्योंकि सप्लाई तीनों फेसों में देनी है। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट समझना, आपको किसी प्रकार की समस्या ही नजर नहीं आएगी, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंगें थी, इसलिए कुछ अलग वहाँ पे मतलब सर्किट था, और कुछ थोड़ी अलग थी। यहाँ पे सिर्फ वाइंडिंग एक ही होगी, किसकी, सिर्फ इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग होगी। यहाँ मैं 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। ये 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिए, ये 3 ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ से सप्लाई प्रदान करेंगे। कहाँ से करेंगे, यहाँ से सप्लाई प्रदान करेंगे, और तीनों को स्टार में कनेक्टेड कर देता हूँ। ये तीनों ट्रांसफार्मर को स्टार में कनेक्टेड कर दिया मैंने, ये कर दिया तीनों ट्रांसफार्मर को स्टार में कनेक्टेड। अब क्या होगा, यहाँ से इस वोल्टेज को समायोजित कर सकते हैं कि वोल्टेज को मोटर को कितना वोल्टेज देना है, यहाँ से कर देंगे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में। पैरेलल क्या होगा, 2 फेजों के समानांतर में लग गया, ये लग गया। एक लगाएंगे एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर कहाँ लगता है, श्रेणी क्रम में, 1 फेज के श्रेणी क्रम में वो एम्पीयर मीटर लगा दिया। ये हो गया आपको का ये एक सर्किट पूरा। वाट मीटर यहाँ लगाओ चाहे आगे लगाओ। अब कहोगे सर हमने तो वाट मीटर आगे देखे थे, पीछे वाट मीटर देखे नहीं कि इसमें भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ वाट मीटर हटा के आगे दिखा देता हूँ, आपको सर्किट अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे कोई बात नहीं कि वाट मीटर कहीं भी लगाओ, सर्किट में लगे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ वाट मीटर हटा देता हूँ मैं, और ये वाट मीटर हटा दिया आप लोगों ने। और कहाँ लगाएंगे, सर्किट में मोटर के पास लगा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ से, ये डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए। और वाट मीटर मैं यहाँ संयोजित कर देता हूँ आप लोगों के। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ताम्र हानि या स्थिर हानि किसकी बात करनी है, सिर्फ ओनली मोटर की बात करनी है। ये आप लोगों की करंट कॉइल होगी, ये करंट कॉइल। अब 2 प्रेशर कॉइल, एक वाट मीटर में 2 प्रेशर कॉइल होंगे। ये मैं प्रेशर कॉइल के संयोजन कर देता हूँ। प्रेशर कॉइल कहाँ होगी, समानांतर क्रम में संयोजित होगी, इसलिए प्रेशर कॉइल को 2 फेसों के मध्य संयोजित कर देता हूँ। ये प्रेशर कॉइल 2 फेसों के मध्य संयोजित होगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस यहाँ पे मोटर को कनेक्टेड करना है, किसमें, मोटर को। मोटर पे कोई लोड नहीं स्थापित नहीं करेंगे। और ये आप लोगों को पता है कि मोटर पर लोड कहाँ देते हैं, मोटर पर लोड शाफ्ट पे देते हैं। ट्रांसफार्मर को तो सिर्फ वाइंडिंग पे दिया था, यहाँ मोटर पे लोड किसको देंगे, शाफ्ट को देंगे। शाफ्ट पे किसी प्रकार का लोड स्थापित नहीं करेंगे, इसलिए क्या कहेंगे, ये मोटर नो लोड है, लोड नहीं है इसके ऊपर, मोटर पे कोई लोड नहीं है, यांत्रिक लोड देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ। यहाँ क्या दिखा देंगे, यहाँ आपको मोटर दिखाते, तो कौन सी मोटर दिखाएंगे, इंडक्शन मोटर, एसी इंडक्शन मोटर दिखाएंगे आप लोगों को। ये मैं यहाँ इंडक्शन मोटर दिखा देता हूँ, किस प्रकार मोटर होती है, ये आपको मोटर दिखा दी। यहाँ इसके शाफ्ट होगी, शाफ्ट पे कोई लोड नहीं देंगे। ये इंडक्शन मोटर में ऐसे कुछ ग्रुप कटे होते हैं, ये मोटर होगी, आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो कोई बात नहीं है।
ये मोटर दिखा दी। मोटर के ऊपर क्या होगा, टर्मिनल बॉक्स होगा। ये टर्मिनल बॉक्स दिखा देता हूँ जहाँ 3 तार संयोजित होंगे। अब इन तारों को, इन तीनों फेसों को कहाँ संयोजित कर देता हूँ, ये मोटर में ये संयोजित कर देता हूँ। ये कर दिया संयोजित। अब क्या होगी, ये आपकी मोटर हो गई। ये मोटर दिखा दी। अब देखो इसमें संयोजन कर दिए। अब आप लोगों को क्या करना है सर, परीक्षण करना है। अब आप लोगों को इसके दिखाता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्या है, नो लोड पे मोटर, याद रखना ये क्या है, नो लोड पे मोटर है। और ये आपका क्या रहेगा, मैं दिखा देता हूं। ये आपका W1 वाट मीटर और W2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया है। ये आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगा। ये क्या रहेंगे, बैक का फ्यूज रहेंगे, ये बैक के फ्यूज रहेंगे। ये क्या आपकी ICTP है, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये RYB 3 फेज दे दिए। अब देखो ये हो गई मोटर। अब इसकी मैं कार्य प्रणाली दिखाता हूं और क्यों इस टेस्ट को किया जाता है वो दिखाता हूं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका सबसे पहले मुख्य उद्देश्य मान लो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में लिख दो यहाँ पे इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है, क्यों ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को क्या कहेंगे, इसका नाम है नो लोड टेस्ट। क्या कहेंगे, नो लोड टेस्ट। किसमें है, इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का है, इंडक्शन मोटर में ये नो लोड टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोटर में स्थिर हानि, क्या कहेंगे, स्थिर हानि ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट का परीक्षण, ये इस टेस्ट को किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में क्यों किया था, ट्रांसफार्मर में स्थिर हानि ज्ञात की थी। अब इस स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले इसकी प्रोसेस हो, इसके सर्किट में किस प्रकार के टेस्ट को करेंगे। सबसे पहले याद रखना, मोटर पे कोई लोड स्थापित नहीं करेंगे, मोटर पे नो लोड करेंगे, यहाँ कोई लोड नहीं होगा, नो लोड पे मोटर रहेगी, याद रखना। सॉफ्ट पे किसी प्रकार का लोड नहीं देंगे। उसके बाद टेस्ट के आरंभ के समय टेस्ट प्रारंभ करेंगे, टेस्ट को यदि प्रारंभ करेंगे तो इसको सप्लाई वोल्टेज बहुत कम दिया जाता है। याद रखना, आप लोगों ने मोटर पढ़ी होगी कि मोटर को प्रारंभ के समय सबसे कम वोल्टेज दिया, मोटर को सप्लाई वोल्टेज का मान कम से कम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी मोटर की स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, देखो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से मोटर को प्रारंभ के समय कम वोल्टेज प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब क्यों कम किया कि क्यों किया जाता है, स्टार्टिंग धारा के मान को कम नहीं करने के लिए, प्रारंभिक धारा के मान को, स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए, इसलिए इस टेस्ट को इसी कम से कम वोल्टेज प्रदान किया जाता है। 2 बातें आपके सामने, मैं धीरे धीरे यहां से बताऊंगा। आप लोगों ने ICTP को क्या सबसे कम वोल्टेज दिया, क्यों दिया, स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए। आगे देखो, ऐसे आगे पर ये वोल्टमीटर क्या करेगा, ये वोल्टेज दर्शाएगा क्या आप लोगों ने कितना वोल्टेज दिया, इसके ऊपर ये वोल्टेज दिखाएगा और ये दिखाएगा कि इस मोटर ने कितनी धारा ले रखी है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, मोटर जब पूर्ण अवस्था में प्रचालित हो जाएगी, कितनी 75% गति यदि प्राप्त कर लेगी तो मोटर को पूर्ण वोल्टेज दे दिया जाता है। कितना देंगे, मोटर को, मोटर प्रचालित होने के बाद, यहां देखें, मोटर पूर्ण प्रचालित होने के बाद मोटर को रेटेड वोल्टेज, रेटेड निर्धारित वोल्टेज देंगे। निर्धारित वोल्टेज कितने वोल्टेज की मोटर है, निर्धारित वोल्टेज प्रदान कर देंगे, निर्धारित वोल्टेज दे देंगे, रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। अब इतनी प्रोसेस आ गई कि अब आप लोगों ने मोटर चला दी है, मोटर को प्रचालित कर दिया है रेटेड वोल्टेज देने के बाद। अब देखो रेटेड वोल्टेज दे दिया, मोटर पे कोई लोड नहीं है, तो 2 बातें आगे देखो, यहां इस मोटर में धारा का मान कितना रहेगा, याद रखना। नो लोड पे मोटर में धारा का मान कितना, नो लोड धारा का मान, मोटर के नो लोड धारा का मान कितना रहेगा, तो याद रखना, मैंने आपको बताया था, मोटर पढ़ाई तो बताया था कि स्टार्टिंग धारा का मान फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। कितना होता है, 5 से 7 गुना होता है स्टार्टिंग धारा का मान। अब फुल लोड धारा कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि माना कि 10, मैंने आपको 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर की स्टार्टिंग में उसकी फुल लोड धारा कितनी होगी, 10 HP का 1.5 गुना,
1.5 गुना होता है, मतलब कि 15 एम्पीयर हो गया। और 15 एम्पीयर का 5 से 7 गुना कितना होता है आप लोग समझ चुके हो। तो इतनी स्टार्टिंग धारा होगी, उस स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाया था। अब ये आप लोगों ने वोल्टेज दे दिया, मोटर अपनी निर्धारित गति पर चल रही है। अब पूछा जाएगा इस धारा का मान कितना होता है। काफी बार पूछा जाता है कि मोटर में नो लोड पर धारा का मान कितना होता है। मैं लिखा देता हूं, देखो यहाँ पे फुल लोड धारा का, फुल लोड धारा का लगभग कितना, अप्रोक्सीमेट लगभग 30% होता है। मोटर नो लोड पे चलेगी तो फुल लोड धारा का 30% वोल्ट इसमें धारा का मान होगा। कितना होगा? 30% धारा का मान होता है। ये बात भी समझ में आ गई कि मोटर ने कितनी धारा ले ली, 30% धारा ले ली। इसका मतलब धारा तो बिल्कुल है ही नहीं, धारा ना के बराबर होगी। जैसे किसी मोटर की बात करें, 20 HP की मोटर है और 30% धारा ले रही है, मतलब कि 20 HP की मोटर है और 30 एम्पीयर धारा ले रही है, क्योंकि 20 का 1.5 गुना 30 एम्पीयर, 30 एम्पीयर का धारा का यदि देखा जाए तो 30% कितना होता है, ये 12 मतलब कि 12 के लगभग होता है। ठीक है, 33% तो 10% आ गया, 11-12 के लगभग होता है। 11-12 एम्पीयर धारा यहाँ पे रहेगी 30 यदि HP की मोटर होगी तो। अब आगे देखेंगे, एक बात आपसे और पूछी जाएगी, देखो मोटर नो लोड पे चल रही है तो मोटर का पावर फैक्टर कितना रहेगा, ये भी पूछा जाता है आपसे, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर सबकी गणना करेंगे, पावर फैक्टर कितना होता है। तो नो लोड पे मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम होता है। नो लोड पे याद करना कि नो लोड पे मोटर का पावर फैक्टर कितना होगा, नो लोड पर, नो लोड पर कोस फाई कितना होता है, कोस फाई का मान बहुत कम होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.2 तक होता है। 0.1 से 0.2 के बीच रहेगा, 0.1 से 0.2 के बीच कर देता हूं, के बीच रहता है। काफी बार पूछा जाएगा आपसे कि इंडक्शन मोटर में नो लोड पे पावर फैक्टर का मान कितना होता है। अब 0.1 और 0.2 क्या है, ये लैगिंग है या लीडिंग है। अब इतना जान चुके हो आप लोग, इतना पढ़ चुके हो कि इंडक्टिव लोड जहां होगा वहां पर पावर फैक्टर लैगिंग ही होगा, इसलिए 0.1 से 0.2 के बीच कैसा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अब देखो इतना परीक्षण, ये इतनी बातें जान ली, इसने क्या दिखा, ये क्या दिखाएगा, ये VL आपको लाइन वोल्टेज दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, लाइन वोल्टेज का मान कितना होता है, नो लोड पे लाइन वोल्टेज का मान कितना होता है। अब देखो आगे की बात है, आगे इसमें क्या क्या करेंगे इस परीक्षण में इस प्रकार से। अब देखो वाटमीटर क्या दिखाएंगे, सारी प्रोसेस हो रही। अब ये वाटमीटर आपको स्थिर हानि का मान दिखाएंगे, ठीक है ना, स्थिर हानि का मान दिखाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाटमीटर इस प्रकार से होना चाहिए। आपने कोई वाटमीटर विधि देखी होगी, वाटमीटर विधि मैंने आपको बताया था कि 2 फेज वाटमीटर विधि में वाटमीटर की रीडिंग पावर फैक्टर पे डिपेंड होती है। पावर फैक्टर विधि की वाटमीटर, दोनों वाटमीटर समान रीडिंग कब देंगे, या दोनों वाटमीटर की रीडिंग अलग अलग कब होगी, या एक वाटमीटर उल्टी रीडिंग कब देगा, उस पर किसका रोल था सबसे ज्यादा। आप लोगों ने मेरे यदि पॉलीफेज के चैप्टर को देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोगों को समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है, पावर फैक्टर का रोल है। अब देखो किसका रोल है, पावर फैक्टर का रोल है। इसलिए ये वाटमीटर की बात करें, ये वाटमीटर है, ठीक है ना, ये वाटमीटर का चयन इस प्रकार से करना चाहिए। इन वाटमीटर का चयन, इन वाटमीटर को वो वाटमीटर यहाँ पे लगाने चाहिए जो कम से कम पावर फैक्टर पर आसानी से रीडिंग दे सकें। याद रखना, वाटमीटर की रीडिंग पावर फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो कुछ वाटमीटर ऐसे होते हैं कि लो पावर फैक्टर पे रीडिंग सही नहीं देते हैं, और कुछ वाटमीटर ऐसे होते हैं कि लो पावर फैक्टर पर रीडिंग सही देते हैं। इसलिए उन वाटमीटर का चयन यहाँ पे करना चाहिए जो कि लो पावर फैक्टर पर रीडिंग दे सकें। इसलिए नो लोड परीक्षण जब करते हैं तो ये वाटमीटर 0.1 से 0.2 के बीच जब पावर फैक्टर होगा तो रीडिंग सही देनी चाहिए, उस वाटमीटर का चयन यहाँ पे करना चाहिए। ये इसकी एक सेटिंग होती है, ये इसकी एक मतलब चयन करने का एक तजुर्बा होता है कि चयन कौन सा अपने वाटमीटर लगाएंगे। तो ये तो थी बात। अब देखो ये क्या दिखाएगा, समझ गए होंगे कि ये दिखाएगा, ये दोनों वाटमीटर किसकी रीडिंग दिखाएंगे, ये लो हानि के मान को दिखाएंगे, ये स्थिर हानि दिखाएंगे। याद रखना, ये दोनों के दोनों वाटमीटर, दोनों को जोड़ देंगे, फिर ऐसी कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों वाटमीटर किसकी रीडिंग दिखाएंगे, ये दिखाएंगे सिर्फ ओनली और स्थिर हानि का मान दिखाएंगे। अब स्थिर हानि का मान को आप समझते हो कि लो हानि का मान स्थिर होता है, घर्षण हानि का मान स्थिर होता है मोटर में। अब कहोगे सर ट्रांसफार्मर में था, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं था, इसलिए वहां पे उसने सिर्फ क्या दिखाया, लो हानि का मान को दिखाया। अब उस हानि के मान को दिखाता हूं कि कौन कौन सी हानि अस्थिर होती है, कौन कौन सी हानियां अस्थिर होती हैं। अब देखो मेरी एक बात समझना कि ये वाटमीटर तो रीडिंग दिखाएंगे, अब वाटमीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए। अब देखो वाटमीटर सही, आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा कि इस वाटमीटर ने रीडिंग दिखाई
कैसे पता लगेगा? तो आपको दिखाते हुए, वाट मीटर क्या होता है? देखो, वाट मीटर में पावर नापेगा, और पावर का मतलब क्या आता है? P बराबर वी आई, P बराबर V इंटू आई होता है। माना कि इसने जो वोल्टेज दिखाई और इसने एम्पीयर दिखाया, दोनों का गुणनफल होना चाहिए, दोनों का गुणनफल होना चाहिए। इस वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग और एम्पीयर मीटर की रीडिंग दोनों का गुणनफल होना चाहिए। तब मान लीजिए कि आप लोग ये वाट मीटर सही रीडिंग दिखा रहे हैं, समझ गए आप? तो इन वाट मीटर की रीडिंग किसके बराबर होनी चाहिए? वोल्ट मीटर की रीडिंग और एम्पीयर मीटर की रीडिंग के बराबर गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अब इतना समझ गए। अब एक चीज और देखो आप लोग कि रोटर, देखो माना कि इस मोटर ने शक्ति खपत कर ली, नो लोड पर मोटर के द्वारा आउटपुट शक्ति को दे नहीं रहा है, आउटपुट शक्ति तो जीरो है। नो लोड पे मोटर की आउटपुट शक्ति जीरो की, मोटर की शक्ति ले नहीं रहे हमने, इस पर लोड डाला ही नहीं है, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो कह सकते हैं कि नो लोड पर मोटर के द्वारा आउटपुट शक्ति शून्य होती है, मोटर के द्वारा आउटपुट शक्ति शून्य होती है। फिर कहेंगे सर इसने तो शक्ति खपत कर ली, मोटर के अंदर जो शक्ति विकसित हुई, मोटर के अंदर जो पावर विकसित हुई, इसने मोटर को घुमाया। अब लोड तो लिया नहीं, तो वो लोड तो वो शक्ति शून्य होगी, लेकिन यहाँ जो रोटर था उसमें जो शक्ति विकसित हुई वो कहाँ गई? इसलिए कह सकते हैं रोटर के अंदर जो शक्ति विकसित होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लोड पे क्या लिखेंगे? नो लोड, याद रखना बात, नो लोड पर मोटर की आउटपुट शक्ति शून्य होती है। ये तो बात सही है, शून्य होगी, यहाँ पे शून्य को लोड नहीं है, शून्य शक्ति है ले ली। अब कहेंगे शून्य शक्ति होने के बाद रोटर में जो शक्ति विकसित होती है, रोटर में विकसित शक्ति, रोटर में जो शक्ति विकसित होगी, जो जनरेट होगी, वो क्या करेगी? रोटर में शक्ति जनरेट होगी तो वो कहाँ गई? वो जो शक्ति, जो संपूर्ण शक्ति, जो यांत्रिक शक्ति होगी, उसका उपयोग रोटर को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। रोटर को निर्धारित गति पर घुमाने के लिए होता है। रोटर में जो विकसित जो शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति, विकसित संपूर्ण शक्ति क्या करती है? रोटर को संपूर्ण यांत्रिक शक्ति, संपूर्ण कौन सी शक्ति होगी रोटर में? यांत्रिक शक्ति होगी। संपूर्ण यांत्रिक शक्ति रोटर को घुमाने, क्या करेंगे? रोटर को घुमाने के लिए उपयोग होती है। क्या होगी? बस उपयोग, यहां उपयोग होती है। यहां तो शक्ति विकसित सिर्फ रोटर को घुमाया। अब देखो बाद में आपको सर लोड डालेंगे तो शक्ति अंदर से जनरेट होगी, क्योंकि लोड डालेंगे गति घटेगी, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, रोटर का वोल्टेज बढ़ेगा, शक्ति विकसित होगी, वो क्या करेगी? अपने को लोड देगी, अपने को वो अपने को बाहर देगी। अब कह सकते देखो यहाँ पे कुछ बातें और देखेंगे। अब यहाँ पे नो लोड पावर होगी। देखो नो लोड पावर, यहाँ जो नो लोड पावर है जिसमें जो पावर मिली वो किन किन शक्तियों के बराबर होगी? एक तो इसने क्या दिखाया? इसने स्थिर हानि दिखाई। इसने क्या दिखाया? स्थिर हानि। मतलब कि इसने भी क्या दिखाई? स्थिर हानि दिखाई। और स्थिर हानि का मतलब ये होगी, स्थिर हानि कौन कौन सी रहेगी? स्थिर हानि ये रहेंगे आपकी आयरन लॉस WI, ठीक है ना। आयरन लॉस कौन सी होती है? आपको पता आयरन लॉस स्थिर हानि। तो आयरन लॉस स्थिर हानि, तो आयरन लॉस कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। मैंने आपको पहले ही बताया था, पढ़ा चुका हूं कि एडी करंट लॉस और मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस, दोनों क्या है? लो हानि। दोनों हानियां मिलकर लो हानि बनती हैं, इसलिए लो हानि भी 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी स्थिर हानि होगी, और एक इसकी घर्षण हानि होगी ये WI रोटेशनल इसकी जो घूमने वाली है, घूमेगी तो घर्षण हानि होगी, ये हानि होगी। और कुछ देखो कम से कम मात्रा में, बिल्कुल लो कंडीशन में, यहाँ क्या होगी? यहाँ पे होगी ये हानि, ताम्र हानि। ये तो क्या दिखाएगा? ये दोनों ही दिखाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में ताम्र हानि वो भी दिखाएगा कि ताम्र हानि कितनी है। नो लोड पे ताम्र हानि का मान लगभग नगण्य माना जाता है, लेकिन होती तो है। अब कहेंगे सर लो हानि कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ तो ताम्र हानि भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ कहेंगे ताम्र हानि भी इसके अंदर शामिल है। मीटर में, इस मीटर में कौन कौन सी हानि आ गई? लो हानि आ गई, घर्षण हानि आ गई और ताम्र हानि आ गई। ताम्र हानि कितनी फेसों की होगी? कितनी वाइंडिंग होगी? 3 वाइंडिंगों की ताम्र हानि होगी। तो इस ताम्र हानि को छोड़कर लो हानि के मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। देखा यहाँ पे क्या दिखाएंगे? देखो PL, P क्या है? पावर है। PNL ये क्या है? नो लोड पावर है। नो लोड पावर में कौन कौन सी आ गई? WI के लिखना। WI क्या है? आयरन लॉस है। प्लस W रोटेशनल क्या है? घर्षण हानि है। प्लस और 3 वाइंडिंग की होगी,
और आई स्क्वायर होगी, और आई स्क्वायर ये आई स्क्वायर क्या है, वाइंडिंग की हानि है। आई स्क्वायर किसके लेंगे, नो लोड पे आई स्क्वायर लेंगे। आई स्क्वायर क्योंकि ताम्र हानि का मान क्या होता है, WC बराबर होता है आई स्क्वायर आर, ये होता है। तो आर ले लेंगे, आर किसका, वाइंडिंग का लेंगे। स्टेटर का देखो आर क्या है, स्टेटर का आर है, ये तीनों से। अब कहोगे सर इसमें इस लो हानि, इसको अपने को कौन सा हानि, स्थिर हानि का मान को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं स्थिर हानि का मान को इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये आपकी मिल जाएगी। तो कौन सी हानि मिलेगी आपको, तो स्थिर हानि मिल जाएगी। तो कह सकते हैं रोटेशनल प्लस सी, मतलब कि ये कोरलोस आ जाएगी, सी का मतलब कोरलोस आ जाएगी। रोटेशनल हानि और कोरलोस यही है, या WI कर दो कोई बात नहीं। WI को अपन कोरलोस भी बोल सकते हैं, WC मतलब कि कोरलोस की कोरलोस होती है। कोरलोस क्या होती है, ताम्र येलो हानि होती है। तो PNL में से 3I स्क्वायर NL RS ये घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये स्थिर हानि मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस टेस्ट से अपनी स्थिर हानि का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आता है कि मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। नो लोड टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मोटर में स्थिर हानि के मान को ज्ञात करना, ये नो लोड टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें देखो आप कहोगे सर ये आर किसका लेंगे, देखो आर की भी समस्या आती है। यहाँ ये रेजिस्टेंस लेंगे, किसका लेंगे, रेजिस्टेंस देखो यदि मोटर स्टार में कनेक्टेड हो गया, याद रखना यदि स्टार में कनेक्टेड हो रही है तो प्रति फेज रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, देख लेना कोई बात नहीं है। स्टार में होगी और डेल्टा में होगी, तो प्रति फेज देखो, प्रति फेज का लेंगे, 3 फेज है, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, दूसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तीसरी वाइंडिंग का, कैसे लेंगे याद करना बात। तो यदि मोटर स्टार में कनेक्टेड होगी तो RS स्टेटर का रेजिस्टेंस या स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, ये करेंगे R/2, मतलब कि प्रतिरोध में 2 का भाग दे देंगे। और डेल्टा में कनेक्टेड होगी तो RS का मान, स्टेटर में रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2/3R। ये काफी बार पूछा जाता है, यदि मोटर स्टार में कनेक्टेड होती है तो प्रति फेज रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, R/2, और डेल्टा में कनेक्टेड होती है तो 2/3/R होता है। ये आपका था नो लोड टेस्ट मोटर में। अब उसके बाद देखेंगे कि फुल लोड टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूरा टेस्ट कौन सा देखेंगे, नो लोड के बाद फुल लोड टेस्ट देखते हैं। अब फुल लोड टेस्ट में क्या होगा वो आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोगों ने यदि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट देखे होंगे तो आज बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा आप लोगों को। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा बताता हूँ, देखो आपको मैं यहाँ क्या होगा वो बताता हूँ बाद में, यहाँ कुछ मिटा देता हूँ मैं। ये देखो अब दिखाता हूं यहाँ पे कौन सा टेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे फुल लोड टेस्ट। किसका करेंगे, इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ लिखेंगे फुल लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, आप लोगों को ये पता है कि मोटर पर फुल लोड करेंगे तो मोटर को लोड पूरा देंगे। अब लोड कहाँ देते हैं, मोटर को लोड देंगे मोटर के शाफ्ट पर। अब शाफ्ट माना कि 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है तो कैसे उसको लोड देंगे, मतलब कि लोड कैसे देंगे, या तो वैसा लोड रखेंगे जो लोड देंगे और उसको फिर बेड चढ़ाएंगे या पुली चढ़ाएंगे, फिर बेड चढ़ाएंगे, फिर बेड चढ़ाने के बाद लोड देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मोटर के शाफ्ट पे देखो, मोटर के शाफ्ट पे क्या पुली होती है, यहाँ ये पुली होती है मोटर के शाफ्ट पे, ऐसे ये पुली पर क्या करेंगे, बेल्ट चढ़ा देंगे यहाँ पे, या पुली पे क्या लगाएंगे, बेल्ट चढ़ा देंगे। और बेल्ट के ऊपर क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम होता है, यहाँ से बेल्ट की ब्रेकिंग सिस्टम होता है इस प्रकार से यहाँ से, और यहाँ पे एक नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट को कस देंगे, बेल्ट की पूरी सिस्टम यहाँ से चढ़ जाएगा। इस प्रकार उसको दबा के रखेंगे। कैसा होता है देखो, यहाँ पे ऐसा होता है, ये इसको मैं फ्रंट से दिखाऊँ आप लोगों को, इस प्रकार से होता है, ये आपकी पुली होती है, ठीक है ना। और पुली पे ऐसे लोड होते हैं, एक बेल्ट चढ़ा देंगे, ये आपके शाफ्ट है, पुली पे लोड चढ़ा देंगे, यहाँ कुछ ब्रेकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ स्क्रू होते हैं ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे मीटर की कितना लोड देते हैं, यहाँ मीटर लगा देंगे दोनों में कितना लोड देते हैं, और इसको टाइट कर देंगे, बिल्कुल इसको स्क्रू को टाइट करते जाएंगे, रोटर जाम होता जाएगा आप लोगों का। अब रोटर जाम होता जाएगा, समझ क्या कहेंगे, रोटर जाम हुआ, इसका मतलब होगा कि आपने मोटर पर लोड दिया है। तो कहने की बात आ गई, इस परीक्षण में मोटर के शाफ्ट पर मोटर को जाम करने का, मोटर को लॉक करने का, रोटर को लॉक करने का सिस्टम होना चाहिए आपके पास, टेस्ट करेंगे। या फिर वो पूर्ण लोड आपके पास होना चाहिए, जितना लोड आप दे सकते हो। लोड अपने पास परीक्षण में लोड नहीं होता है कि यदि 100 HP की मोटर का यदि परीक्षण करें तो 100 HP का लोड, मतलब कि इसको लोड कहाँ से लेके आएंगे।
100 ब्रेक हॉर्स पावर की लोड कहाँ से जाएगी, उसको लोड की स्थापित करें, कैसे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मोटर की रोटर को जाम करेंगे, मोटर के रोटर को ब्लॉक करने के लिए इसके ऊपर कुछ यांत्रिक प्रणाली होती है, उसको टाइट कर देंगे। जैसे मैंने टाइट करके दिखाया, धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे ऐसे नट बोल्ट को, तो मोटर का रोटर लॉक होता जाएगा, ब्रेक होता है, रुकता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मोटर के रोटर को आपने ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया, किससे, यांत्रिक प्रणाली से जाम कर दिया। इसलिए इस लोड को क्या कह सकते हैं, इस फ्रिक्शन को क्या कह सकते हैं, ये ब्लॉक्ड रोटर, क्या कहेंगे, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट भी कह सकते हैं, इसको टेस्ट कहते हैं। कौन सा कहेंगे, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कह सकते हैं इसको। तो नाम आ गई, तो फुल लोड टेस्ट मान लो, या ब्लॉक मतलब कि रोटर को जाम किया आप लोगों ने, रोटर को पकड़ मतलब जकड़ के आपने कैसे कि रोटर घूम नहीं पाए, इसलिए इस टेस्ट का दूसरा नाम हो गया कि रोटर ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया। इसमें क्या कर, रोटर को आपने जाम कर दिया। अब ये टेस्ट क्यों करते हैं, इतना लोड दिया, मोटर को फुल लोड दिया, रोटर को जाम कर लिया आपने, पहले ही आप लोगों ने रोटर की यांत्रिक प्रणाली से रोटर को जाम कर दिया। इतना क्यों किया, क्योंकि मोटर को फुल लोड देने से यहाँ पे रोटर को जाम कर दिया, इसलिए इस नाम को ये रखा। अब देखो आप लोगों ने क्या कर दिया, मोटर घूम नहीं पाए, इसलिए आप लोगों ने वो इस प्रकार का सर्किट क्रिएट कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखा था। शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ रोटर घूम नहीं पाएगा, मोटर शॉर्ट सर्किट की भांति, एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये टेस्ट, इस टेस्ट के प्रारंभ करते ही, मोटर को रोटर को जाम करते ही, ब्लॉक करते ही, यह टेस्ट ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की, शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करना शुरू कर देती है मोटर। अब शॉर्ट सर्किट आप लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट कौन सी वाइंडिंग का, क्या आप लोगों ने एलटी वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट किया था, तो वोल्टेज कितना दिया था, आप लोगों को पता है कि रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज दिया था। कितना दिया था, रेटेड वाइंडिंग का 5% वोल्टेज दिया था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस मोटर को 5% वोल्टेज देंगे, किसकी सहायता से, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो ये क्या करेगा, स्टेट्स में मोटर को सिर्फ 5% वोल्टेज ही देता है, रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज ही दिया जाता है, रेटेड का। माने कि 440 वोल्टेज की मोटर है तो यहाँ 5% वोल्टेज ही दे पाएंगे, एक तो ये होता है। अब इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, ये काफी बार पूछा जाएगा कि ब्लॉक रोटर टेस्ट क्यों किया जाता है या फिर फुल लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। दोनों आपके नाम है, अधिकतर आपके सामने ये नाम आएगा। इसका मतलब इस वाइंडिंग में इस टेस्ट से मोटर की क्या करेंगे, ये टेस्ट क्यों करते हैं, मोटर में मोटर की कॉपर लॉस, क्या करेंगे, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। कॉपर लॉस का मतलब ताम्र हानि, क्या लिखेंगे, ताम्र हानि लिख लो, कोई बात नहीं। कॉपर लॉस या ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए इसका टेस्ट का परीक्षण ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो ये तो आपका हो गया इसका उद्देश्य। अब प्रक्रिया आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं कि मोटर में ये क्या करेंगे। और दूसरी बात आती है, एक होता है, एक उसका मुख्य उद्देश्य है तुल्य प्रतिकार्यता। तुल्य प्रतिकार्यता ज्ञात करने के लिए एक नाम और भी आता है, ज्ञात, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ज्ञात करने के लिए फुल लोड टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। एक तो यह होगा। अब इसकी प्रोसेस सुनो से धीरे धीरे। यहाँ अपने मोटर को जाम किया, वोल्टेज कितना देंगे, सप्लाई काफी बार पूछा जाता है कि फुल लोड टेस्ट में मोटर को कितना वोल्टेज प्रदान किया जाता है, रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज दिया जाता है, लिख लेना, रेटेड वोल्टेज का 5% वोल्टेज दिया जाता है। एक तो ये होगी। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद होगा थोड़ी देर पहले, कि नो लोड पे मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.1 से 0.2 के बीच होता है। यहाँ कितना होगा पावर फैक्टर, यहाँ पावर फैक्टर का मान कितना हो गया याद रखना, यहाँ पावर फैक्टर होगा फुल लोड पे मोटर का पावर फैक्टर होगा 0.5 से 0.1 सॉरी यूनिटी के करीब होता है, दोनों के बीच होता है। क्या होगा, दोनों के बीच होगा, 0.5 से 1 के बीच होगा। अब कैसा होगा, लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। आप लोग जानते हो इंडक्टिव लोड है तो कैसा होगा, लैगिंग ही होगा, लीडिंग नहीं होगा। अब देखो रोटर को लॉक करने से, रोटर को लॉक सिस्टम से रोटर को लॉक किया, लॉक करने के बाद क्या होगा, जब भी आप मोटर को ट्रांसफार्मर को यदि इसमें सप्लाई देते हो तो ये मोटर लिख लेना, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ये मोटर सप्लाई प्रदान करते ही ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करने लगती है। ये मोटर कैसी होगी, इसको लॉक करने के बाद ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करने लग जाती है, कार्य करने लगती है। एक ये हो गया आपके सामने। और देखो यहां से हो गया तो मोटर को कितना, अब इतना वोल्टेज, अब उसका आगे देखो क्या हुआ, यहां से मोटर को धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे,
धीरे धीरे आपको अगर सर 5% वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अब मोटर में वोल्टेज कितना देना चाहिए, 5% देना चाहिए, 7% देना, कितना देंगे। अब माना कि आप लोग देखते हो ये 20 HP की मोटर, कितने HP की मोटर मान लेते हैं, तो फुल लोड करंट कितना होगा, 30 एम्पीयर करंट होगा, डेढ़ गुना होगा, 30 एम्पीयर करंट होगा। तो यहाँ से वोल्टेज को इतना बढ़ाएंगे, यहाँ 30 एम्पीयर आ जाए उतना वोल्टेज छोड़ देंगे। यहाँ से वोल्टेज धीरे धीरे ऑटो ट्रांसफार्मर से 1%, 2%, 3% वोल्टेज बढ़ाएंगे कि इसका फुल लोड करंट, इससे ज़्यादा करेंगे मोटर जल जाएगी। फुल लोड करंट है तो इसको कहते हैं 30%, ये इसमें फुल लोड करंट आता है एम्पीयर मीटर में, तो 5% वोल्टेज ही बन पाता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लगभग 5% वोल्टेज बताया है। इस 5% वोल्टेज की एवज में मोटर की फुल लोड करंट प्राप्त हो जाती है। देखो 5% वोल्टेज प्राप्त हुई, इसका मतलब कह सकते हैं कि अब ये क्या करेगी, यहाँ पे इस मोटर की जो वाइंडिंग है, कौन सी, स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर की वाइंडिंग से पूरी धारा प्रवाहित होगी। अब फुल धारा प्रवाहित होगी तो आप लोगों ने वो फुल धारा, अब क्या होगी, फुल धारा होगी तो जो नो लोड टेस्ट होने थे, जो कि स्थिर हानि होनी थी, कौन सी स्थिर हानि होनी थी, वो पहले ही लगभग स्थिर होती है। वो आप लोड दोगे नहीं दोगे उसका मान परिवर्तित होने वाला नहीं है। अब इस वाइंडिंग में से संपूर्ण धारा प्रवाहित हो रही है, फुल लोड धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये वाट मीटर क्या दिखाएंगे, ये वाट मीटर आपको, एक वाट मीटर ये है और एक वाट मीटर ये क्या दिखाएंगे, ये आपको ताम्र हानि दर्शाएंगे। ये क्या दिखाएंगे, ताम्र हानि दर्शाएंगे, याद रखना। तो इस मोटर का, इस टेस्ट का मुख्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मोटर में ताम्र हानि के मान को ज्ञात करना। बस वाट मीटर 1 व वाट मीटर 2 की रीडिंग कॉपर लॉस दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, कॉपर लॉस दर्शाएगी। लेकिन याद रखना ये वाट मीटर इस प्रकार के होने चाहिए, इन वाट मीटर की रेंज या चेंज इस प्रकार से करना चाहिए कि 0.5 से 1 के बीच पावर फैक्टर के बीच, किसके 0.5 से 1 के बीच ये आसानी से अपनी रीडिंग देने वाले होने चाहिए। अब बात आती है, देखो यहाँ से लाइन वोल्टेज रहेगा और ये फुल लोड धारा रहेगी, इन दोनों का गुणनफल किसके समानुपाती होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, इसके वन। इसलिए कह सकते हैं कि वाट मीटर की रीडिंग W बराबर क्या होनी चाहिए, V × I होनी चाहिए। और पावर फैक्टर शामिल होगा तो यहाँ पावर फैक्टर अपना बजेगा, इन दोनों के गुणनफल की शामिल होनी चाहिए और ये पावर फैक्टर की शामिल होनी चाहिए। ये तीनों की रीडिंग बराबर होगी तो इस मान लें कि वाट मीटर आपकी सही रीडिंग दे रहा है। अब देखो बात आती है कि रोटर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैसे ज्ञात करेंगे, या तुल्यकालिक मतलब कि तुल्य प्रतिकारिता, मैंने आपको पता तुल्य प्रतिकारिता कैसे ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिकारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एससी का मेरा चैप्टर देखा होगा कि जेड के मान, जेड क्या है, देखो यहाँ मैं आपको लिखा देता हूँ, ये तो ठीक है, यहाँ लिखा देता हूँ कि जेड बराबर क्या लिखेंगे, जेड बराबर लिखेंगे, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होता है, और आर बराबर क्या होता है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। और एक्स बराबर क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट होता है, ये देखा आप लोगों ने। अब ये कौन कौन से लेंगे, इक्विवेलेंट लेंगे, यहाँ से इसकी प्रतिकारिता ज्ञात करनी है तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट प्रतिकारिता, यहाँ से एक्स ई लिखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तुल्य यदि प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो तुल्य इसका वो एक्सल लेंगे, एक्स क्या है एक्सल है, तुल्य रेजिस्टेंस लेंगे, तुल्य ये लेंगे तो ये सबके ई लगा देंगे, इसका मतलब ये आपके फॉर्मूले रहेंगे। अब देखो आप लोगों को पता है ये तीनों के तीनों क्या है, ये धारा के मार्ग में अवरोध करने वाले गुण हैं। अब आप लोगों को पता है जेड क्या है, ये धारा के मार्ग में अवरोध करेगा, धारा के मार्ग में जो भी अवरोध करेगा, यहाँ क्योंकि रेजिस्टेंस भी रहेगा और यहाँ आपका ये रिएक्टेंस भी रहेगा, अक्सल भी रहेगा, इसलिए इसका मान VL क्या होता है कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। अब यहाँ V/I रहेगा तो VL और I तीनों फेजों की धारा रहेगी, स्टेटर के तीनों फेजों की धारा, ये इससे भी आप इक्विवेलेंट इसे इम्पीडेंस का मान ज्ञात कर सकते हो। तो फुल लोड टेस्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस और इक्विवेलेंट ये रिएक्टेंस तुल्य की प्रतिकारिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये तीनों का फॉर्मूला है। तो दोस्तों इन दोनों टेस्ट से एक ही रिजल्ट निकलता है कि नो लोड टेस्ट स्थिर हानि के मान को ज्ञात करने के लिए, और फुल लोड टेस्ट या ब्लॉक लोड टेस्ट सिर्फ कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया था ये तीनों ये सब ये जो कंपोनेंट क्या कार्य करेंगे, और मैंने आपको पूरी धारा का मान बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका फुल लोड टेस्ट। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए या वीडियो नहीं पसंद आए, आपको समझ में आया या नहीं आया, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार थे वो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है ना। और इस जो लोग पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।